साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। देश में अनेक राज्यों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनमें किसी गैर सवर्ण को कथा सुनाने से रोका जा रहा है। 1975 की 25 जून को आपातकाल लगाया गया था, लेकिन भारत में ब्राह्मणवादी आपातकाल सैकड़ों सालों से लागू है। इस आपातकाल के तहत जब भी कोई दलित ब्राह्मणों के लिए मान लिए गए व्यवसाय में आने की कोशिश करता है, वैसे ही उस व्यक्ति पर ब्राह्मणवादी आपातकाल के अनुसार जुल्म किए जाते हैं। दलितों द्वारा ब्राह्मणवादी कथाओं को वाचने की परिघटना को दो नजरियों से समझा जा सकता है। एक नजरिए के तहत कथा सुनाने के काम को काम के अधिकार के रूप में देखा जाए। इस नजरिए के अंतर्गत यह माना जाए कि कथा सुनाने का काम मेरिट के आधार पर हासिल हो। दलितों को कथा सुनाने से रोकने की जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें रोकने का कारण जाति रही है, न कि मेरिट। दलितों द्वारा कथा सुनाने की परिघटना को एक और नजरिए से भी समझा जा सकता है। यह वैचारिक है, यह नजरिया वैचारिक है। इसमें माना जाता है कि कथा सुनाने का काम ब्राह्मणवादी विचार और जीवन पद्धति को फैलाने के तरीकों में से एक है। इसलिए दलितों को कथा ना तो सुननी चाहिए और ना ही सुनानी चाहिए। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में ब्राह्मणवादी मिथकों को गुलाम बनाने की रणनीति बताया है। जो दलित ज्योतिबा फूले के संदेशों पर विश्वास करते हैं, उन्हें कथाओं को गुलामी के शिकंजे की तरह से देखना चाहिए। इन कथाओं में दलित अपने ही शोषणकर्ताओं को विस्मय की नज़र से देखते हैं, लेकिन इन कथाओं को उन्हें समझने के लिए पढ़ना चाहिए, न कि मानने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि दलितों के द्वारा ब्राह्मणवादी कथाओं को सुनाना वैसा ही कृत्य है जैसे कोई स्त्री पितृसत्ता का गुणगान करती फिरे। अपनी सत्ता कायम रखने के लिए जो काम पुरुषों को करना चाहिए, वही काम वे पितृसत्ता की पीड़ित महिलाओं से करवा लेते हैं। ये स्थिति वैसी है जैसी तब बनती है जब लकड़ी ही पेड़ को काटने में लग जाए। जिन दलितों को ब्राह्मणवादी कथाओं का वैचारिक विश्लेषण करके उनमें अपनी जगह तलाशनी चाहिए थी, वे उन कथाओं का गुणगान करना चाहते हैं और कथावाचक बनना चाहते हैं। मोहन मुक्त उत्तराखंड के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने दलितों द्वारा ब्राह्मणवादी कथाओं को कहने की परिघटना पर बहुत ही सधी हुई बातें कही हैं। उत्तराखंड में ब्राह्मणवाद ने दलितों काश्तकारों के बीच अपने वर्चस्व को अक्षुण्ण रखने के लिए दलितों में से कुछ को ब्राह्मण होने के एहसास का सुख लेने दिया। इसी एहसास के अंतर्गत दलितों के बीच जो बामन उभरता है, उसे काला बामन के नाम से जाना जाता है। काला बामन कुछ समर्थ दलितों के घरों में अनुष्ठान और कथा आदि कहने का काम करता है। वो करता तो बामणों का काम है, लेकिन उसे बामण नहीं माना जाता, वह कहलाता काला बामण ही है। मैं इस वीडियो में आपको मोहन मुक्त की कविता काला बामण सुनाने जा रहा हूं। ये कविता उन्होंने 7 खंडों में लिखी है। यह कविता उनके काव्य संग्रह हिमालय दलित है में संकलित है। इस कविता में आपको बिंबों से अधिक विवरण मिलेंगे। वे विवरण उस वैचारिक परिघटना को समझाने के लिए अनिवार्य हैं जिस पर बात ही नहीं होती है। क्योंकि उस पर बात ही नहीं होती है, इसलिए उस परिघटना को समझाने के लिए विवरण देना कविता रचने का नैसर्गिक तरीका बनकर उभरता है। कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ कविता पढ़ते हुए उसी जगह पर बताया जाना जरूरी है। हो सकता है इससे काव्य रस की प्राप्ति में कुछ बाधा पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है यह बाधा सुनने वालों के लिए लाभकारी होगी। काला बामण की परिघटना के बारे में मोहन मुक्त ने लिखा है कि काला बामण वे दलित पुरोहित होते हैं जिनके जजमान केवल दलित होते हैं। कथित ऊंची जातियां उनकी सेवाएं नहीं लेती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराखंड में दलित समुदाय को ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक व्यवस्था में जकड़ने के लिए काला बामण नाम की संस्था बहुत अधिक जिम्मेदार है। इस संस्था की पैदाइश के पीछे वे 3 कारण बताते हैं। एक, आर्य समाज की सक्रियता, दूसरा, दलित समुदाय की सांस्कृतिक वंचना और शिल्पकार समूह में छोटे निम्न मध्य वर्ग का उभरना। दलित निम्न मध्य वर्ग में पैसे की उपलब्धता के कारण काला बामण संस्था पैदा हुई। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि जजमान और पुरोहित की संस्था कैसे बनाई गई होगी।
वो संस्था जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व का आधार है। यह वर्चस्व परजीविता पर टिका हुआ है। मोहन मुक्त ने लिखा है कि आज अनेक शिल्पकार हिंदू और ब्राह्मण बनने के लिए लालायत हैं, लेकिन अगर वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को तलाशें तो उन्हें पता चलेगा कि वे ब्राह्मणों से इतना अलग थे कि 1865 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें मुसलमान मान लिया गया। तो आइए सुनते हैं मोहन मुक्त की कविता काला बामण। काला बामण एक। शिल्पकार जजमान खुश है बहुत, आज घर पर हो रही है सत्यनारायण की कथा। काला बामण कर रहा है कथा पाठ और अनुवाद। दोनों कहानी का मर्म समझने की कोशिश करते हैं, कहानी में अपनी सही जगह तय करने की कोशिश। दोनों होते हैं नाकाम, एक नजर देखते हैं एक दूसरे की ओर। काला बामण बजा देता है सफेद शंख जोर से। काला बामण कविता के इस भाग में सफेद शंख बजाने का जो बिंब इस्तेमाल किया है उसका क्या अर्थ हो सकता है? मेरे ख्याल से उसका अर्थ यह है कि जैसे ही वो दोनों उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां सवाल पैदा हो रहे हैं, जहां वो सत्यनारायण की कथा में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही ध्यान भटकाने के लिए शंख को फूंक दिया जाता है। काला बामण दो। कथा के बाद मैंने पूछा काले बामण से, ये सत्यनारायण तो ब्लैकमेलिंग है बड़ा, हाथ न जोड़ो तो डूबी समझो नाव। काला बामण हंसा जोर से बोला। काला बामण हंसा जोर से बोला, पूरा धंधा ही टिका है दरअसल ब्लैकमेलिंग पर। उसने इतनी सहजता से ये कहा कि यकीन हुआ मुझे काले बामण का फिलहाल तो नहीं है वर्चस्व कोई जिसके टूट जाने का उसको डर सताता हो। काला बामण तीन। राम नामी ओढ़े रहता है, करता है शिखा धारण, साफ सुथरा रोज नहाता, मुख पर भी तेज। काला बामण दशहरा द्वार पत्र चिपकाता है ओढ़ के घर पर। ये जो ओढ़ है वो मिस्त्री का काम करने वाले दलित लोगों की एक जाति है। काला बामण दशहरा द्वार पत्र चिपकाता है ओढ़ के घर पर। ओढ़ हाथ तो जोड़ता है पर उसमें लोच नहीं है। काला बामण सबकी कुशल क्षेम पूछता है, गुजरता है कस्बे से। कोई उसे गुरजू या पंडजू नहीं कहता, यानी कोई भी उसे गुरुजी या पंडित जी नहीं कहता। लोग उसे हरदा या किरदा ही कहते हैं, यानी लोग उसे उसके नाम से पुकारते हैं, न कि सम्मान के तौर पर उसे गुरुजी या पंडित जी कहते हैं। गोरे बामण को देखते ही वो बदल लेता है रास्ता। गोरे बामण को देखते ही वो बदल लेता है रास्ता। मेहतर के सामने वो कुछ गोरा सा हो जाता है। काला बामण चार। काला बामण संस्कृत पढ़ता है, बहुत सलीके से पिंड तैयार करता है, गजब कुशलता के साथ अग्निवेदी बनाए ऐसी कि गोरा बामण शर्मा जाए। नामकरण विवाह उपनयन सब में है वो पारंगत। जल्दी ही वो कुंडली बनाएगा, पंचांग वाचेगा और गढ़ेगा ज्योतिष भी। वो कुछ भी कर ले लेकिन नहीं पा सकता, वो कुछ भी कर ले लेकिन पा नहीं सकता जन्मजात ब्राह्मणत्व। पंचगव्य को जब भी मूत से अमृत में बदलना होता है, काला बामण उसे ले जाता है गोरे बामण के पास। पंचगव्य जिससे जन्मजात ब्राह्मण ही अभिमंत्रित करता है। तो यहां पर जो ब्राह्मण हैं उनकी कई कोटियां हैं, उनमें से एक काला बामण है, एक गोरा बामण है, और जबकि गोरे बामणों के भीतर भी कई तरह की कोटियां हैं उत्तराखंड में। काला बामण पांच। ब्राह्मणत्व रहित काला बामण लगता है बड़ा अकिंचन, दुर्बल सा दिखता है, छवि भी कृशकाय यानी दुबली पतली छवि है। ना ही धनबल है ना ही कोई वर्चस्व, लेकिन उसका दिखना ऐसा या ऐसा होना इतनी सीधी बात नहीं है। असल में काला बामण है बहुत ही ताकतवर। अकेले ही रोक रखा है उसने करोड़ों की तादाद को हाशिए पर स्थिर। यानी कि काले बामण की जो संस्था है वो ब्राह्मणवाद का काम कर रही है, जिसके चलते हुए
सैकड़ों सैकड़ों लोगों को हाशिए पर रोक के रखा है ताकि वो केंद्र की तरफ ना आ सकें। केंद्र जहां वर्चस्व है, केंद्र जहां शक्ति है, केंद्र जहां निर्णय होते हैं, केंद्र जहां भाषा तय होती है, केंद्र जहां तय होता है कि किस बात को क्या मीनिंग देना है, तो भले ही ये काला बामण बहुत कमजोर लगे, इसकी ताकत बहुत कम हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर यानी ब्राह्मणवादी संस्कृति के काम के तौर पर ये बहुत काम का आदमी है। और वो काम क्या है कि लोगों को हाशिए पर रोक के रखना, उन्हें केंद्र की तरफ बढ़ने से रोकना। काला बामण 6। अरे यह तो गजब हो गया, लोकतंत्र के दौर में ओड़ ल्वार बारूड़ी बनने लगा है बामण। ये तीनों जो हैं जातियों के नाम हैं। ओड़ ल्वार बारूड़ी ये दलित जातियों के नाम हैं। अरे यह तो गजब हो गया, लोकतंत्र के दौर में ओड़ ल्वार बारूड़ी बनने लगा है बामण, खास किस्म का बामण, काला बामण। अरे तो क्या जातियां हो जाएंगी खत्म? गर्म उबलता बहता हुआ लावा दुनिया की सबसे ठंडी चीज से टकराता है। गर्म उबलता बहता हुआ लावा जब दुनिया की सबसे ठंडी चीज से टकराता है तो खुद भी हो जाता है ठंडा। फिर वह कुछ नहीं जलाता, न टूटता है न तोड़ता है, बेडोल सा पड़ा रहता है। हो जाता है इतना सख्त कि लोहार का आफर भी पिघला नहीं सकता उसे। लोहार मतलब लोहार और आफर मतलब लोहार की भट्टी। लोहार का आफर भी पिघला नहीं सकता है उसे, शिल्पकार नहीं बना सकता इसमें कोई मूरत। जनेऊ के दायरे के भीतर खदबदाने वाले लावे के लिए गाय का पेशाब ही सबसे ठंडी चीज होता है। काला बामण 7। काले बामण और चैत की ऋतु गाने वाली हुड़क्या औरत में क्या कोई अंतर होता है? हुड़क्या जो है ऐसे लोग हैं जो जन्मजात तौर पर गाने का काम करते हैं। काले बामण और चैत की ऋतु गाने वाली हुड़क्या औरत में क्या कोई अंतर होता है? हाँ, अंतर होता है। स्त्री और पुरुष का पहला शाश्वत अंतर और भी बातें हैं कई अलग करने वाली। हुड़क्या औरत सभी घरों में जाती है, काला बामण जाता है बस शिल्पकार के घर पर। हुड़क्या औरत जमीन पर बैठती है दहलीज के बाहर, काला बामण घर के भीतर आता है, आसन सजाता है। काले बामण को मिलता है सम्मान सत्कार और दक्षिणा, हुड़क्या औरत पाती है मड़ुआ, भांग के बीज और बीड़ी का बंडल। इतना अंतर होते हुए भी इन दोनों में एक रिश्ता है। इतना अंतर होते हुए भी इन दोनों में एक रिश्ता है। दोनों माँ बेटे हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो ये थी मोहन मुक्त की कविता। और देश में जो चल रहा है यानी दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, और वह भी एक काम को कर लेने की वजह से, उस संदर्भ में, उस पृष्ठभूमि में मोहन मुक्त की ये कविताएं हमें काफ़ी कुछ समझाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।